आप बोर्ड्स में फेल हो सकते हो अगर ये वीडियो नहीं देखते हो तो। या तो आपकी तैयारी 90% से अबव हो चुकी होगी, या तो आप वो लोग होगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट तक नहीं करी होगी या बहुत खराब तैयारी करी होगी। चाहे आप दिस कैटेगरी के हो या आप उस कैटेगरी के हो, आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपका स्कोर पक्का इंप्रूव होगा, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो है। इसके अलावा आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड फिजिक्स के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स एक्सियल पोजीशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसमें तुम जो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का डेरिवेशन होता है, ई एक्सियल होती है तुम्हारी 2kp/r³ और ई इक्वेटोरियल क्या होती है तुम्हारी -kp/r³। ये वाले का डेरिवेशन बहुत अच्छे से करो, और यही डेरिवेशन बहुत बार पेपर में फंसता है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे यार क्यों विश्वास करें। भाई देखो, अगर तुमने सब पढ़ लिया है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ जाओगे ना तो बहुत अच्छा कराओगे पेपर में। तो सबसे है टॉर्क के बारे में बात करते हैं। कौन सी, जो टॉर्क वाली डेरिवेशन होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखते थे हम लोग। इसका जो एक्सप्रेशन होगी उसका डेरिवेशन बहुत बार पेपर में आता है। तो अब देखते हैं दूसरा चैप्टर, इसमें क्या है, राइट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑब्टेन कूलॉम्स लॉ विद इट्स हेल्प। गॉस लॉ क्या होता था, इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता था गॉस लॉ। और इसी से कूलॉम लॉ का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, करना है तुम्हें। अच्छा देखो, अगर तुम लोगों को इनका सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, तो मैं इनकी पूरी पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम्हारे कमेंट के ऊपर बेस है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूजिंग इट एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। पहले तुम्हें आर रेडियस पे निकालनी है, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालनी है, तीसरा सरफेस पे निकालनी है। मतलब क्या, मैं बताता हूं, जैसे ऐसे समझा, तुम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे, फिर डिराइव करके तुम स्फीयर लोगे, उसके आर रेडियस पे निकाल देना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट में पी पे और एक क्यू पॉइंट जो कि आउटसाइड होगा। ये दोनों डेरिवेशन भी बहुत आती हैं पेपर में। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कैपेसिटर वाले चैप्टर की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादातर इससे तुम्हें न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। तुम्हें क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। एक्सप्रेशन निकालनी फॉर अ कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन इट्स प्लेट। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये फॉर्मूला था इसका, याद रखना। ये वाली डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक्स इज फील्ड बिटवीन द टू प्लेट। भाई ये दोनों सेम है, और करके ऐसे लिख के आ सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर में। अच्छा, अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। पहला इसमें व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले तो तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, और उसको एक्सप्लेन करना है तुमको। देन उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तुमको ओम्स लॉ का प्रूफ करना है, यही करना है ना, एक्सप्लेन ओम्स लॉ बताना, प्रूफ नहीं करना, लॉ का प्रूफ नहीं होता है। ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर ना याद हो तो मैं दिखाऊं तुमको, ई टाउ पान एम होता था। ठीक, सेकेंड, एक्सप्लेन बोथ लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ। भाई ये कंफर्म है क्वेश्चन, कंफर्म, ये क्वेश्चन 400% आएगा। एक्सप्लेन बोथ लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ, केसीएल एंड केवीएल। और एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखोगे, केसीएल किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड केवीएल किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है मैग्नेटिज्म में, एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। बायोट-सावर्ट लॉ क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक करंट एलिमेंट था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो एक आर डिस्टेंस पे तुम्हें एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, उसका फॉर्मूला, इसकी तुम्हें डेरिवेशन करनी है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ अ फोर्स टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तुम्हें तैयार करना अच्छे से। We can write down the definition of unit and definition of mutual induction and establish the formula for mutual induction between two coils. सबसे important question है। What is electromagnetic induction? Explain the phenomenon of mutual induction on the basis of this.
एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी स्पेलिंग गलत है, म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और कर लेना, फैराडेस लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडेस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों करना है तुमको, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये है क्रिटिकल एंगल का। मॉर्निंग मीन बाय क्रिटिकल एंगल, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन अ मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, और ये सब है पूरा। इसमें तुम्हें क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना है और ये प्रूफ करना है तुमको कि जो आई है वो साइन इनवर्स कॉट आर है। बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। तुम जब करोगे ना म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आ जाएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, व्हाट यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता था? एक ऐसा एंगल जिसमें टीआईआर तो होता था, वो तो ठीक है, एक ऐसा एंगल जिसमें जो रे जो हो वो रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। A ray of light enters in a medium 2 of refracting index N2 from medium 1 if N2 is greater than N1। ये पूरी कंडीशन थी और ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रे डायग्राम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर बार डेरिवेशन आती है इसकी। By drawing a ray diagram, explain the formation of image in a compound microscope. Establish the formula for magnifying power for it। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो होता है वो तुम्हें बताना। ड्रॉ लेबर डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और देखो, तुम लोगों को बोर्ड से डर लग रहा होगा भाई, देखो 10th में बोर्ड्स दे चुके हो, कोई बोर्ड्स का पेपर हुआ नहीं होगा। हर बार तो बोर्ड्स का पेपर वही आता है ना। तुम लोग सोचते होगे यार इस बार कुछ अलग होगा, कुछ अलग टाइप की फिजिक्स आएगी। हर बार यही क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने कोई अपनी एक्सपर्टीज से नहीं लिखा है, ये ट्रेंड है, हर बार ट्रेंड फॉलो करता है, तो इस बार भी वही होंगे। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाई वेव ऑप्टिक्स में आ गए हम लोग। रिफ्रैक्शन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द अकाउंट ऑफ हाइगन्स वेव प्रिंसिपल एंड डिड्यूस स्नेल्स लॉ फ्रॉम इट। तो तुम इसमें क्या करना, रिफ्रैक्शन भी डिड्यूस कर लेना उससे, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ वेवलेट से, और रिफ्लेक्शन भी कर लेना, दोनों कर लेना। ये YDSE है, ये भी बहुत, इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल ही आते हैं, इसी के ऊपर ही आते हैं न्यूमेरिकल, और कोई टॉपिक ही नहीं है। YDSE बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, जिसमें पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड एग्जिबिट लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी हर बार आता है और न्यूमेरिकल में तो हर बार एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जिसमें आप फॉर्मुला यूज करते हो 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसमें क्या आपको याद रखना है, N1 हमेशा छोटा वाला नंबर होता है, N2 हमेशा बड़ा वाला नंबर होता है। तो ये फॉर्मूले के लिए कंफर्म होता है हर बार क्वेश्चन। और आपको लाइमन, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, इन सब की थ्योरी अच्छे से याद करनी, थ्योरी पोर्शन अच्छे से याद करना। सेकंड है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एंड एक्सप्रेस इट वैल्यू इन किलोग्राम एंड MeV। ये CBSE बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, पर यूपी बोर्ड में हर बार ये वाला क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखते क्वेश्चन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑल्टरनेटिंग करंट। पहली बात तो इस चैप्टर से थ्योरी आती नहीं है, आता है तो सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। ये जो क्वेश्चन है कि इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, जो एक LCR सर्किट होता है, जैसे मान लो ये एक इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक AC सर्किट से कनेक्ट है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सिंपल ये जो पूरा लिखा है बिटवीन वोल्टेज फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, मतलब तुम्हें इंपीडेंस जो होता है ना √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसको क्या करना है, तुमको डिराइव करना है। सेकंड में तुमको सीरीज रेजोनेंस सर्किट दिखाना है और फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है क्या होता था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√LC। ये तुम्हें डिराइव करना है और पूरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैं इसमें ऐड करना भूल गया था। सबसे पहले आपको PN जंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसकी थ्योरी हर बार आती है। देन फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर ये बहुत अच्छे से करके जाना है। इन दो टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन हर बार फंसता है, PN जंक्शन, और PN जंक्शन में भी वो सबसे इंपॉर्टेंट किस में पूछते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में। इसके ऊपर या तो आपसे थ्योरी पूछ लेते हैं तो डिफरेंसेस पूछते हैं, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है।
फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही सारे क्वेश्चन थे, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। मैंने वीडियो इसीलिए छोटी बनाई जिससे आपको टाइम ना वेस्ट हो। अगर आप चाहते हो इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, तो मैं सॉल्यूशन के अलग अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा या फिर आपको टेक्स्ट के फॉर्म में पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दूंगा। और कोई डरने की जरूरत नहीं, हर बार बोर्ड्स होते हैं, हर बार सेम ही सिलेबस होता है, कुछ अलग नहीं आएगा पेपर में। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बोर्ड्स के सारे लॉन्ग आंसर आराम से निपट जाएंगे। धन्यवाद।